Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी का 11th चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट के पोर्शन में 11th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की प्लेलिस्ट है, आप उसमें से देख सकते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि चैप्टर 12th है। हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं? एप्लीकेशन मतलब जो हम बायोटेक में हमने जितनी भी चीज़ें देखी प्रीवियस चैप्टर में, हम उसे कैसे अप्लाई करके हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। हम ह्यूमन यूज़ के लिए हम क्या मतलब बेटरमेंट के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन किस चीज़ का? बायोटेक्नोलॉजी का। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में चार से 5 वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स किस तरह से हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर ह्यूमन यूज़। तो बायोटेक्नोलॉजी हर उन चीज़ों से डील करती है जहाँ पे आप ह्यूमन बेनिफिट के लिए, ह्यूमन रेस के लिए कुछ बेनिफिशियल बना सके। जैसे थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स मीन्स चिकित्सा से रिलेटेड, मतलब मेडिसिन से आप रिलेटेड, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जैसे कि हमने पीसीआर पीछे एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें आप स्मॉल सैंपल को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हो। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, जीएम ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, आप इस तरह से फूड को प्रोसेस करें कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा लंबी हो। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन मीन्स, देखो बायो मीन्स लिविंग, रेमिडिएशन मीन्स रेमेडी प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उससे रिलेटेड कोई एंजाइम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं बायो रेमिडिएशन का एग्जाम्पल आपको बताऊं जो हमने पीछे पहले से पढ़ चुका है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि बायो रेमिडिएशन मतलब क्या होता है। हमने पढ़े थे बायो कंट्रोल एजेंट्स, उसमें हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया था, हमने कोई केमिकल का यूज नहीं किया, हमने प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप की हेल्प से वहां पे हमने जो भी पेस्ट है उसको रिमूव किया, तो ये एक बायो रेमिडिएशन है। जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो कि हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था, वहां पे हम माइक्रोब की हेल्प से वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपकी बायो रेमिडिएशन में आती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो हमने पढ़ी थी, वहां पे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं with the help of a host, और वो होस्ट कैसा है? हेट्रोलोगस होस्ट विच इज प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड एंजाइम या प्रोटीन जो हमें चाहिए। तो ये सब चीजें आती हैं बायो रेमिडिएशन में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमें पता है, एनर्जी प्रोडक्शन, तो जो भी चीजें हम नेचुरली हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचर में जो रिसोर्सेज हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जीएम क्रॉप से रिलेटेड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और हमारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड या फिर जीएम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले है कि बायोटेक्नोलॉजी के जो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं, मेन क्या वर्क है जिससे ये सब चीज़ें सामने आएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। अगर हम बेस्ट एंजाइम प्रोवाइड करेंगे तो हमें वो माइक्रोब से बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, प्योर एंजाइम मिलेगा, प्योर प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट चीज है ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना। अब मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना लिया, होस्ट भी है, बट मैं प्रॉपर कंडीशन जब तक प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी तब तक मेरा कैटलिस्ट वर्क नहीं करेगा, तब तक मेरा जीन जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके चैप्टर 11 की लास्ट वीडियो में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें से देख सकते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मेन हमारा फोकस क्या है? जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है लार्जर अमाउंट में इन द बायो रिएक्टर, उसे सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना उस प्रोडक्ट को और रेडी करना टू सेल इट इन द मार्केट। अब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर? जैसे कि हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड डिमांड्स बढ़ेंगी। अब उस इंक्रीज फूड डिमांड्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो हमें
अगर सिंपल बात कहें तो ज़्यादा हम एग्रीकल्चर करके, ज़्यादा खेती करके, बट ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। हाँ, अगर हमें खेती बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, लिखा है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब मैं पेस्टिसाइड्स ये सब फर्टिलाइजर बहुत यूज़ करूँ और ताकि जो मेरी येल्ड है वो हाई हो, या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज़ करूँ जो कि प्योर आराम से जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी हेल्प से। थर्ड चीज़ है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो हम इस पे फोकस करेंगे कि हम ऐसे एग्रीकल्चर मेथड को फॉलो करें जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई हों। तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आपका फूड सप्लाई जो है वो ट्रिपल टाइम्स बढ़ गया था, बट फिर भी वो जो हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था वो काफ़ी नहीं था हमारी ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, है ना। तो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या हमने मॉडिफिकेशन किया क्रॉप्स में कि वो हमें हायर यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्योर या कोई भी एक्स्ट्रा जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उसको यूज किए बिना मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि हाई यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्दी हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जैसे प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीन में कोई मैनिपुलेशन की गई है, ऑल्टरेशन की गई है, मॉडिफिकेशन की गई है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। किसी जीन को साइलेंस कर दिया, कोई एक्स्ट्रा जीन इंसर्ट कर दिया क्योंकि मुझे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब अगर मैं स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करूं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्या होते हैं। अब ऐसे प्लांट्स जिन प्लांट्स के अंदर हमने जीन्स को मॉडिफाई किया है, ऑल्टर किया, और क्यों किया है, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो क्रॉप है वो ज्यादा टॉलरेंट हो एबायोटिक स्ट्रेस से। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट मतलब आपका टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, सेलिनिटी ऑफ द सॉइल, तो ये सब चीजें, मतलब जो मेरा प्लांट है वो टॉलरेंट हो इन सब चीजों, ज्यादा गर्मी भी सहले, ज्यादा ठंड भी सहले, कम पानी हो तो उसकी डेथ भी ना हो। तो इस तरह के जो स्ट्रेस होते हैं इसे हम कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। तो मेरा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो ये सब स्ट्रेस आराम से झेल लेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब मेरा जो क्रॉप है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, मतलब वो अगर मैं कहूँ वो सेल्फ रिलायंट है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी पेस्टिसाइड की, किसी केमिकल की। अगर उस पर कोई पेस्ट आ भी जाता है तो वो खुद से डील कर लेगा, खुद से वो फाइट कर लेगा और उस पेस्ट को खत्म कर देगा। तो इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट ये कैसे करता है। थर्ड पॉइंट है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या है, अब आपने 6th 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा जब आपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि स्टेप्स होते हैं, सोइंग, इरिगेशन और ये सब चीज़ें। तो इसमें हम लास्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप है उसे स्टोरेज के लिए डालते हैं। तो ऐसा नहीं कि हार्वेस्ट करने के विद इन कुछ आवर्स में, विद इन कुछ डेज में जो मेरे क्रॉप्स हैं वो अपनी वाइबिलिटी खो दें, बिल्कुल उनकी क्वालिटी ही डिग्रेड हो जाए। तो दिस इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। और इसके अलावा हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे क्रॉप को नुकसान कर सकती हैं, पेस्ट नुकसान कर सकते हैं सबसे पहले, फिर मॉइस्चर, अगर आपके जो फूड ग्रेन्स हैं उनमें मॉइस्चर रह जाता है तो भी फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाता है, तो उससे भी बचाना। तो हम जो मेरे जीएम क्रॉप्स हैं वो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ चीज है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, मींस जो मेरा प्लांट है वो अपनी मिनरल जो यूसेज है, मतलब जो वो क्रॉप अपने सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेता है उसमें वो बहुत एफिशिएंट हो, अपने रूट्स को ज़्यादा लॉन्गर मतलब डीपर साइड ले जा सके और अच्छे से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो मतलब जो फूड उसमें प्रोड्यूस हो, जो भी फूड ग्रेन, फ्रूट या जो भी चीज़ वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारे टन प्रोड्यूस हो गया, मेरे पास फ्रूट वो एप्पल, बट उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे फूड का कोई फायदा नहीं, चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी भी ज़्यादा हो। तो इन सब से डील करते हैं हमारे जीएम क्रॉप्स। तो ये हमारे जीएम क्रॉप्स की प्रॉपर्टी है।
इन सभी 5 प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे जीएम क्रॉप्स नॉर्मल क्रॉप से डिफरेंट हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है जीएम क्रॉप्स की, और ये एडवांटेज भी है जीएम क्रॉप्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है बीटी टॉक्सिन। तो बीटी क्या है? बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी, ठीक है। अब बीटी जो आपका ये जो बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, इससे एक जीन एक्सट्रैक्ट किया गया जिसे हम बीटी टॉक्सिन जीन कहते हैं। उसे क्लोन किया गया बैक्टीरिया में, और अब हम उस जीन को एक्सप्रेस करा रहे हैं किसमें? प्लांट्स में एक्सप्रेस करा रहे हैं। और क्यों? ताकि हम प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके फ्रॉम इंसेक्ट्स, मतलब पेस्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। तो आपका ये सेकंड जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी वो यही है। मतलब यहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, क्योंकि मैंने अब क्या किया, जो मेरा बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, उससे एक जीन एक्सट्रैक्ट किया जो कि है बीटी टॉक्सिन जीन। अब उसे क्लोन किया बैक्टीरिया में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना। अब वो जो जीन है, अब मुझे उसे एक्सप्रेस किसमें कराना है? प्लांट्स में। तो प्लांट मेरा क्या हुआ? होस्ट हुआ, जो इस जीन को एक्सप्रेस करेगा। और ये जीन क्या हेल्प कर रहा है प्लांट को? प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। मतलब कोई इंसेक्ट अगर प्लांट पे आता है, पेस्ट आता है, तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड की कोई जरूरत नहीं है। तो इन इफेक्ट क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड। तो ये क्या हो गया? एक बायो रेमेडिएशन, बायोपेस्टिसाइड। नेचुरली प्लांट अपने आप को बचा पा रहा है पेस्ट से। तो इस तरह के जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो। इन सब का क्या आप बीटी लगा लेंगे, मीन्स बीटी टॉक्सिन जीन इनके अंदर एक्सप्रेस हो रहा है। अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि जो आपका ये बीटी टॉक्सिन जीन है ये वर्क कैसे करता है। तो बीटी कॉटन के केस में हम देखते हैं जो स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस हैं, वो जो बीटी टॉक्सिन जीन है ना, वो ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो सर्टेन जो आपके ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है उसे किल करते हैं। तो वो इंसेक्ट है आपके लेपिडोप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस क्या है? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा में ये सारे इंसेक्ट्स आते हैं। अब इनमें है टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरेंस में आते हैं आपके बीटल्स। डायप्टेरेंस में आते हैं आपके मॉस्किटोज। ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके, डिफरेंट क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो ये जो आपका बीटी टॉक्सिन जीन है जो वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो इन्हीं ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को मारने में एकदम मतलब सक्सेसफुल है। तो जो बीटी थ्यूरेंजेनेसिस क्या करता है, इसका जो टॉक्सिन जो जीन है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, मतलब क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, जब वो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ये इस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब हमने इसे बैक्टीरिया से ही तो एक्सट्रैक्ट किया है, उसी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के प्लांट में एक्सप्रेस किया है। तो दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो अब ये जो प्रोटीन क्रिस्टल है इनके अंदर क्या है? एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। तो अब सोचने की बात ये है कि ये जो व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, तो वो ये बेसिलस को क्यों नहीं मार रहा? जिस हमने बैक्टीरिया से, बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से ये टॉक्सिन एक्सट्रैक्ट किया है ना, इसी का जीन एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये उसे क्यों नहीं मार रहा? तो इसका आंसर है हमारे पास कि जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है ना, वो एग्जिस्ट करता है उस बैक्टीरिया में एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने 11th में भी पढ़ा होगा, हमारे जो भी एंजाइम्स प्रोटीन्स रिलीज होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ट्रिप्सिनोजन को कट करके ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म बनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे आपका जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वो कैसे रिलीज हो रहा है? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म में। ठीक है, बट जैसे ही उसे एक इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेगा, उसे खा लेगा, तो वो इनएक्टिव टॉक्सिन जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा। और कैसे बनेगा? क्योंकि जो बैक्टीरिया, जो आपका इंसेक्ट है ना, उसकी गट में अल्कलाइन पीएच है। तो अल्कलाइन पीएच होने की वजह से वो आपका जो बीटी टॉक्सिन है, जो किस फॉर्म में था? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, अब वो एक्टिव हो गया और उसके क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो गए और वो एक्टिव हो गए। अब वो क्या करेंगे? और हमने ये जीन जो है वो किस में डाल रखा है? प्लांट में डाल रखा है, प्लांट में एक्सप्रेस कर रहा है। तो जैसे ही अगर कोई पेस्ट, मतलब ये सभी, कोई भी आपका इंसेक्ट आपके क्रॉप को खाता है, तो वो क्या इंजेस्ट कर लेगा? बीटी टॉक्सिन का आपका इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन।
अब उसकी बॉडी में जाते ही अल्कलाइन पीएच मिलते ही आपका ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या करता है, वो जो इंसेक्ट है, वो जो पेस्ट है उसके साथ, अब देखो जैसे ही वो टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, वो बाइंड हो जाएगा मिड गट एपिथेलियल सेल से। मिड गट एपिथेलियल सेल से वो बाइंड हो गया और क्या करेगा, वो उसके मिड गट में पोर्स क्रिएट कर देगा और स्वेलिंग कर देगा और सेल लाइसिस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका पेस्ट है उसकी इवेंचुअली खुद से ही डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन जीन है जो प्लांट में एक्सप्रेस हो रहा है, जीएमओ प्लांट में एक्सप्रेस हो रहा है, उसने प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना दिया विदाउट द यूज ऑफ एनी पेस्टिसाइड, एनी केमिकल, क्योंकि यहाँ प्लांट खुद से ही लड़ाई कर पा रहा है, आराम से खुद से ही फाइट कर लिया। जैसे ही लीफ का कोई भी पार्ट या कोई भी प्लांट का पार्ट वो इंसेक्ट ने खाया, तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया और वो बैक्टीरिया जो है उसकी गट में जैसे ही वो जीन एक्टिव हो गया, टॉक्सिन ने सेल लाइसिस, सेल स्वेलिंग, पूरे पोर्स क्रिएट कर दिए, जिससे आपका इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो आप देख सकते हो कितना इफेक्टिव वे है क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर में, ये बिना केमिकल के आप प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो। तो वैसे ही यहाँ लिखा है जैसे कि बीटी टॉक्सिन जीन्स आइसोलेट किए गए बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से और सेवरल क्रॉप में इनकॉर्पोरेट किए गए, ठीक है, ताकि हम उसे पेस्ट से बचा सकें। तो जो चॉइस ऑफ जीन है वो डिपेंड करता है क्रॉप पे और टारगेटेड पेस्ट पे। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे जो हमारा टारगेटेड पेस्ट है वो क्या है, लेपिडोप्टेरन्स है, कोलियोप्टेरन्स है और डायोप्टेरन्स है ना। तो हर एक प्लांट के लिए जो आपके टारगेटेड पेस्ट होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमें डिफरेंट जीन जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो वो स्पेसिफिक पेस्ट को ही मारे। ऐसा नहीं है कि वो हमारा टॉक्सिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे उन ऑर्गेनिजम्स को भी मार रहा है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो फिर तो ये फेलियर होगा पूरा, ठीक है। तो हमारा जो भी जीन है, जो टॉक्सिन है जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, वो पेस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो जो टॉक्सिन है अब वो कौन कोड कर रहा है, जो जीन जो कोड कर रहा है इसे, इसका नाम है CRY1AC, ठीक है। तो जीन का नाम है CRY1AC और वो हम इसे क्या कहते हैं, क्राई जीन। तो टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा जीन जिसका नाम है क्राई जीन और आपका पूरा नाम CRY1AC। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जैसे कि जीन CRY1AC एंड CRY2AB जो कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म्स को, स्पेसिफिकली इन्हीं को मारेंगे। दैट ऑफ CRY1AB कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो कॉर्न जो जिसे हम मक्का कहते हैं, भुट्टा इस तरह से कहते हैं ना कॉर्न, तो उसमें जो क्या बोलते हैं पोर्स करने वाले जो ये इंसेक्ट्स हैं बोरर, उनको किल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का। अभी हमने देखा कि प्लांट को हमने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंस बनाया बीटी टॉक्सिन जीन से। एक और हमारे पास मेथड है वो है आरएनए इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, अब हम देखते हैं। यहाँ हमने इंसेक्ट से तो फाइट कर ली बीटी टॉक्सिन जीन के हेल्प से, बट हमारे कुछ पेस्ट कैसे होते हैं, निमैटोड, पैरासिटिक, वो प्लांट एनिमल्स मतलब किसी के लिए भी हो सकता है, अभी हम यहाँ प्लांट के लिए डिस्कस करेंगे। तो हमारा एक निमैटोड है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। तो ये इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को। अब उसकी वजह से अगर रूट ही अफेक्ट हो जाएंगे तो आप सोचो प्लांट के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे, मिनरल्स पहुंचेंगे, वाटर पहुंच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो ढंग से हो ही नहीं पाएगी और यील्ड जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा ही नहीं, आप कितना भी खर्चा कर लो, है ना। तो एक जो स्ट्रैटेजी डेवलप की गई वो था आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस नॉर्मली सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है और ये कैसा मेथड है, सेल्यूलर डिफेंस। सेल्यूलर डिफेंस ये वर्ड याद रखेंगे, सभी यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये एक मेथड है सेल्यूलर डिफेंस का। अब सेल्यूलर डिफेंस कैसे, जब हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था, जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन जिस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया भी था कि हमारे मतलब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन जब हमारा होता है तो एक ही स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो हमारा आरएनए प्रोड्यूस करती है और जो आरएनए की कोडिंग है वो आपकी दूसरी जो उससे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करती उससे सिमिलर होता है और हमारी एक ही स्ट्रैंड से एक आरएनए बनता है।
हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा था कि क्यों 2 आरएनए क्यों नहीं बनते, क्योंकि 2 बनेंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो दोनों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, तो पूरा प्रोसेस फ्यूटाइल है। तो वो सेम मैकेनिज्म यहाँ यूज हो रहा है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस में, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म में जो एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे साइलेंसिंग हो जाएगी, आगे ट्रांसलेशन होगा ही नहीं उस ऑर्गेनिज्म में और उसकी अपने आप डेथ हो जाएगी। तो आप देख रहे हो सेल्यूलर लेवल पे हम उसे अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस। तो हमने पीछे भी पढ़ा है टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, तो उनकी हेल्प से, वायरसेस की हेल्प से हम जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, हमारे प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर किसकी हेल्प से, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोसोन्स, ठीक है। तो जो ट्रांसपोसोन्स है उन्हें जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस को मूव करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन जो है, ये पूरा ट्रांसपोसोन्स जो है ना, ये ऐसे जेनेटिक एलिमेंट है, आप देख सकते हो इनको, उनका नाम ही हम कह रहे हैं जंपिंग जीन, क्योंकि ये डीएनए सीक्वेंस पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं डीएनए को। तो हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वायरसेस, इन्फेक्शन कराने के लिए सेल में। और इन्फेक्शन किस चीज का, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का। हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल देंगे वो हमारे जो होस्ट है उसमें, तो जब वो प्लांट, ये जो हमारा पेस्ट है, जब वो उस प्लांट को मतलब अटैक करेगा, तब क्या होगा, वो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए एंटर करेगा और साइलेंसिंग हो जाएगी एमआरएनए की साइलेंसिंग हो गई तो इट विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन, तो आपके ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। तो देखो डीएनए ट्रांसपोसोन्स यहाँ लिखा भी है, यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ जीनोम। तो नेक्स्ट चीज है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर हम यूज कर सकते हैं जो वायरसेस हैं, या फिर ट्रांसपोसोन्स यूज कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट, तो हमने वही स्पेसिफिक जीन्स, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए होस्ट प्लांट में। अब होस्ट प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। अब क्या होगा, these two RNA being complementary, तो वो डबल स्ट्रैंडेड जो RNA है हमारा, बनते ही क्या इनिशिएट हो जाएगा, RNA इंटरफेरेंस। ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा, thus by silencing the mRNA ऑफ द निमेटोड। तो निमेटोड में साइलेंसिंग हो गई आपके एमआरएनए की, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए तो कभी ट्रांसलेशन में जा ही नहीं सकता, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही ये प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, तो वो इस ट्रांसजेनिक होस्ट में, मतलब ये जो हमारा प्लांट है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, जिसमें हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो जीन है वो एक्सप्रेस कराया है, तो अब वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इस तरह से आपके जो पैरासाइट है, जो आपका पेस्ट है निमेटोड, इससे प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये दो प्रोसेस थे जहाँ पे हम एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं, एक तो बीटी की हेल्प से, दूसरा आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब ये आपका जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसका बस इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। अभी हमने पढ़ा एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, अब मेडिसिन में कैसे हेल्पफुल है बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था थेराप्यूटिक्स, हर जगह जो ड्रग्स, जो चीज़ें बन रही हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही प्राइम रोल है, ठीक है। तो अभी करंटली 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, मतलब इस तरह के आपके जो मेडिसिन ड्रग्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं फॉर ह्यूमन यूज, और इंडिया में करंटली 12 जो हैं प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, तो मार्केट भी हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बना, उसकी क्या स्टोरी थी, ठीक है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you for watching the video.